अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद खास दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो के केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसी के साथ आज अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हो गया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। आज सुबह अयोध्या पहुंचते ही पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूल के छात्रों के काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर प्रांगण में बने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सप्तऋषि मंदिर, शेषावतार मंदिर, निषादराज मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन किए। अहिल्या देवी मंदिर और फिर आखिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ पूजा अर्चना की। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौकेला के जिक्र किया और आह्वान किया कि हमें अगले 10 साल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो और ये तभी संभव है जब स्वार्थ से पहले राष्ट्रहित हो। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो और यह तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर से विकसित भारत की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। सबके प्रयास से ही 2047 में विकसित भारत का निर्माण होगा। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। एक तरफ पीएम मोदी ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पर प्रहार होना शुरू हो गया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे। आज तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, क्या कहेंगे महाराज? अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है
अब मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है, अब मोदी जी का सौभाग्य है। इधर अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। इसी से जुड़ा है हमारा आज का आवाज अड्डा का टॉपिक भी, राम राज्य से कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। पीएम ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचपन सिंह शंख स्मारक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पीएम श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। अगली खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि एसआईआर लोगों के लिए अनावश्यक परेशानियां पैदा कर रही है। वहीं राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए दावा किया कि एसआईआर एक लोकतांत्रिक और आवश्यक प्रक्रिया है। राज्यपाल का आरोप है कि बंगाल में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society, and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है। विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है और अब ये राख इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत भी पहुंच गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक राख फैल गई है। ज्वालामुखी के फटने का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है। करीब 14 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्गों को बाधित कर रहा है। जी हां, डीजीसीए ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके बाद एयर इंडिया और आकाशा एयर ने कई उड़ानें रद्द की है। कितना है यह खतरा, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, भारतीय एविएशन पर इसका क्या असर पड़ा है? जी, करीब 12,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी है और जब ये इरप्शन हुआ उसके तुरंत बाद एक गुबार, खासतौर पर जो ऐश है और जो चट्टान के कण हैं, उनका गुबार करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया और तेज़ हवा की वजह से ट्रैवल करते हुए पूरे गल्फ रीजन होते हुए ये भारत तक पहुंच चुका है और इसका असर भारत सहित दुनिया भर के एविएशन पे पड़ रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि उसे अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली है, दुबई से मुंबई है, इस तरह की कई सारी फ्लाइट्स उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। ठीक इसी तरह से आकाशा एयर का कहना है कि उसने अपनी जेद्दा और कुवैत की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा। इंडिगो ने भी कहा है कि उसकी ऑपरेशंस पे असर हुआ है, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए कि कितनी फ्लाइट्स उन्हें इम्पैक्ट हुई है। साथ ही डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। डीजीसीए का कहना है कि तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट को इसे लेकर अलर्ट मोड पर रहना है और खासतौर पर अगर किसी भी तरह के स्मोक या स्मेल ज्वालामुखी से जो संबंधित है वो अगर महसूस होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये जो पूरा असर है खासतौर पे जो सिल्का के कण होते हैं और चट्टान के कण होते हैं वो किसी एयरक्राफ्ट के इंजन पे प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही जो सेंसर्स हैं उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो तमाम एयरलाइंस को जो है काफ़ी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। रोहन, दूसरा सवाल ये भी बनता है कि कब तक रहेगा ये असर और क्या दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी पोल्यूशन से हाल बेहाल है, वहां के एक्यूआई पर भी इसका क्या असर होगा?
जी, दिल्ली की एक्यूआई पे सीधा बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो गुबार है, ये जो चट्टान के गढ़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, करीब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज में ये चट्टान के गढ़ हैं, जबकि जो एक्यूआई मेजर की जाती है वो ज़मीन के काफ़ी करीब मेजर की जाती है। तो सीधा असर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो एक तरह की धुंध है वो ज़रूर बनी रहेगी। और एक जो दूसरी चिंता की बात जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जो वातावरण में है, वो चिंता की बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका असर बहुत लंबा नहीं रहेगा क्योंकि एक तो जो विंड की वजह से ये अब ऑलरेडी जो चाइना का एयर स्पेस है वहां तक पहुंचने लगा है और आज शाम के बाद जो है भारत के एयर स्पेस से ये लगभग हट जाएगा, तो फिर लोगों को जो राहत है वो मिल सकती है इससे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जानते हैं बाजार का हाल कैसे रहा है। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी दबाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए हैं, वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ है। मार्केट के ज्यादा डिटेल्स देते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा आज के बाजार का हाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, मंथली एक्सपायरी भी है आज, और बाजार में काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो 300 अंकों का दबाव यहां पे भी देखने को मिला है। बट ऑन द फ्लिप साइड बैंकिंग में थोड़ा सा रुझान ठीक ठाक था एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बात करी जाए ब्रॉडर मार्केट की तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखा गया है एज कंपेयर टू मेजर इंडेक्स अच्छी साइड में देखा गया है। इनफैक्ट रियलिटी पैक, मेटल पैक में भी अच्छी खासी तेजी। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें आईटी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके का रुझान रहा है। हिंडाल्को, जैसे कि मैंने बोला, मेटल पैक में तेजी थी। बीईएल, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इनफैक्ट बात करें पीएसयू सेक्टर की तो वहां पे आज रुझान पॉजिटिव साइड में था। गिरने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर, पीवी, ट्रेंट और साथ ही साथ इन्फोसिस में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ले, आदित्य बिरला कैपिटल, फीनिक्स मिल्स, फेडरल बैंक और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में टाटा कम्युनिकेशन, एसीसी, केपीआईटी टेक और साथ में आईजीएल, यहां पे भी एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि आईटी पैक में जो रुझान था वो हमें स्लोअर साइड में देखने को मिला। एफएमसीजी में फ्लैट कारोबार था और जो सेक्टर आज आउट परफॉर्म करे हैं वो है मेटल और साथ में रियलिटी। वहीं बाजार में आज मेटल शेयरों में रौनक रही है। करीब सभी बड़े मेटल शेयर आज ऊपर रहे। 2 दिन की गिरावट के बाद आज क्यों लौटा है मेटल शेयर में एक्शन, समझते हैं कंचन नौटियाल से। डेफिनेटली इसके पीछे देखिए कोई एक वजह नहीं है बल्कि 5 वजह है जहां से मेटल के पूरे पैक को एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें पहले रीजन की तो देखिए वेदांता रिसोर्स की माना यह जा रहा है कि यूएस में हमें जो है लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। करीब इसका जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन का माना जा रहा है। इससे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो रेट कट की संभावनाएं हैं वो वापस से लौटती हुई दिखाई दे रही है यूएस के अंदर। उससे भी मेटल के पूरे पैक को एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। डोमेस्टिक डिमांड इस टाइम पे काफी ज्यादा सॉलिड बनी हुई है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो वहां का मोमेंटम भी इस टाइम पे काफी ज्यादा रोबस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेरस मेटल की कंपनीज की तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं आगे की ग्रोथ को लेके। इनफैक्ट अगर दूसरे फैक्टर्स देखे जाए तो देखिए चाइना के अंदर स्टिमुलस पैकेज में से भी स्टील को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मेटल पैक में वापस से रिवाइव हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एंटायरली जो पूरा का मेटल पैक है वो तेजी में है। शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी पर। दिसंबर महीने में भी आईपीओ बाजार गुलजार रहने वाला है क्योंकि प्राइमरी मार्केट में अगले महीने कई बड़ी कंपनियों की एंट्री होगी। कहाँ रहेगा फोकस, पूरी डिटेल्स के साथ है आशीष चतुर्वेदी। पूरा साल अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला था और इस साल का आखिरी महीना बिल्कुल दमदार देखने को मिलेगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनीज हैं ये दिसंबर में लाइंड अप है। बड़े आईपीओज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और पिछला साल भी आप याद करके देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 कंपनी ने 25,400 करोड़ के आसपास जो है रेस किए थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूरा साल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिला। नंबर ऑफ आईपीओज के लिहाज से अगर आप देखें तो जनवरी से लेके आप नवंबर अब तक का डेटा आप देखिए, जैसे जनवरी में 6 आईपीओ आए थे, फेब में 3 आए थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता चला गया। जून में 8, मई में 6,
जुलाई में 13 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपीओ आपको देखने को मिले सितंबर के महीने में, जिसमें 25 आईपीओ आए थे, और अक्टूबर के महीने में भी देखें तो तकरीबन 10 आईपीओ यहाँ पर मेन बोर्ड के नजर आए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन के लिहाज से। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि कौन सी वो कंपनीज हैं जहाँ पर बज़ बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा इशू आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल AMC का, जिसमें तकरीबन 10,000 करोड़ की जो है इशू साइज बताई जा रही है। मीशो ये भी ई-कॉमर्स कंपनी है, बड़ा बज़ है यहाँ पर, 6,000 करोड़ के आसपास। क्लीन मैक्स है 5,200 करोड़ है। मिल्की मिस्ट है 2,035 करोड़। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और छोटे आईपीओज हैं जो लाइंड अप है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो साल का आखिरी महीना है ये भी प्राइमरी मार्केट्स के लिए एक्शन पैक्ड रहेगा। हाल में किए जीएसटी रिफॉर्म में बजट होटल्स को 5% के दायरे में लाकर राहत दी गई है, मगर एक तकनीकी पेच से होटल मालिक परेशान है। दरअसल फूड समेत बाकी सर्विसेज और डायनामिक प्राइसिंग की वजह से अगर साल में एक दिन भी बजट होटल का किराया 7,500 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो उन्हें 18% जीएसटी देनी पड़ रही है। पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्री के सामने उठाया है। The law is clear, if it is less than 7,500, 5% GST ही लगेगा। बट जब वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है, हाउ डज ही से दैट ये 18 का ब्रैकेट में आ रहा है, 7.5 के ब्रैकेट में आ रहा है और सारे साल का हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन इशू है। बट वी आर टेकिंग देम अप एंड वी हैव हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद द इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के साथ, तो वी आर होपफुल ऑफ रेजोल्यूशन। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, हाल के जीएसटी रिफॉर्म में होटल इंडस्ट्री को थोड़ी राहत दी गई थी, खासतौर पे उन होटल्स को जिनकी प्रति रात का जो किराया है वो 7,500 रुपए से कम है, उन्हें 5% के स्लैब में रखा गया था। लेकिन साथ ही जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं दिया गया था। लेकिन साथ ही जो 7,500 रुपए से ज़्यादा के होटल्स हैं उन्हें 18% के स्लैब में रखा गया था विथ ITC। अब होटल मालिकों का कहना है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि जो होटल प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होती है और साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे जो 7,500 रुपये का थ्रेशोल्ड है उससे होटल का जो कमरा है वो क्रॉस कर जाता है। उसके दो कारण हैं, एक तो डिमांड सप्लाई की वजह से कीमतें बढ़ती हैं और दूसरा जो बंडल्ड सर्विसेज हैं, जैसे कि कई बार फूड इसमें इंक्लूडेड होता है, साथ ही स्पा सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। और अगर किसी भी कारण से साल में एक दिन भी 7,500 रुपये का जो सीमा है उसे होटल क्रॉस कर रही है उस कमरे के लिए, तो उस पर पूरे साल का 18% GST चार्ज किया जा रहा है। जो इनकी संस्था है FHRI, उनका कहना है कि उनके कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें 18% GST देने का जो नोटिस है वो आ रहा है। अब ये मुद्दा होटल इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने उठाया था हाल की जो बैठक हुई थी उसमें, और अब टूरिज्म मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने ये मुद्दा आगे रखा है और उम्मीद है कि इसको लेकर कोई सॉल्यूशन जल्द ही निकल आएगा। भारत का एकमात्र और एशिया के 15 बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर में शामिल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने गिफ्ट सिटी के AMD संजय कौल से खास बातचीत की। सर बताइए कि जो अभी मौजूदा गिफ्ट सिटी है, तो आपने भी कुछ होराइजन रखा होगा अगले 2-3 साल में, तो मौजूदा गिफ्ट सिटी का एक्सपांशन कितना है और 3 साल में हम इसको कहाँ देखेंगे? देखिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है 2030 तक 62 मिलियन स्क्वायर फीट बनाने का हमारा प्लान है। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, आज की तारीख में Q2 का अगर हम डेटा लें, मतलब सितंबर 2025 के अंत तक 1,023 एंटिटीज़ रजिस्टर हो चुकी हैं। सर कितनी नई बिल्डिंग की हम अपेक्षा करें, और साथ ही साथ सोशल कोज में भी यहाँ पर एक मिसिंग पार्ट वो भी था, तो उस फ्रंट पर हम किस तरह से काम करेंगे? करीबन 27 बिल्डिंगें नई अर्ली 28 के फर्स्ट हाफ तक तैयार हो जाएंगे, एक साथ नहीं बट फेज वाइज, जैसे जैसे बिल्डिंगें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी कुछ किया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमारा एक फूड जोन है सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क ही करीबन 28 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे बहुत मॉडर्न एक पार्क डेवलप हो रहा है। पार्क बेसिकली ग्रीन एरिया है, वाटर बॉडीज़ होंगी, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्फी थिएटर होगा। वो मार्च के फर्स्ट तक 2026 मार्च तक वो फंक्शनल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एथिक कोड में बदलाव की तैयारी कर रही है। अश्लीलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने पर कार्रवाई हो सकेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी भी दी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा।
सोशल मीडिया पर अश्लीलता काफी तेजी से फैल रही है। कुछ महीने पहले जब यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि जो अश्लीलता है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए या फिर कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। अब केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल कर दिया है। सरकार के मुताबिक जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, सरकार उसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास IT एक्ट 67 के अंदर अधिकार है कि वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। इसके बाद कोई भी अगर सोशल मीडिया पर महिला के साथ कोई अभद्रता या जो अनुचित व्यवहार है या उसके अश्लीलता को बढ़ावा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। दोनों अपराध की श्रेणी के अंदर इसमें आ सकते हैं। साथ ही अगर कोई दिव्यांगों के साथ कोई भला बुरा व्यवहार करता है या उसके भला बुरा बोलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इसको लागू कर सकती है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता फैल रही है उसके ऊपर रोक लग सकेगी। अगली खबर में बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में भारत पर हार की तलवार लटक रही है। जीत के लिए 549 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर सिर्फ 27 रन बनाए। ओपनर यशस्वी जायसवाल 13 और केएल राहुल 6 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन तीसरे सेशन में अपनी दूसरी पारी 260 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी। पहली पारी में टीम को 288 रन की मजबूत बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेटें ली और 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिली।